हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। तो आज के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आखिरकार होता क्या है रिफ्रैक्शन? तो आपने सुन रखा होगा, जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके पाथ में चेंज आ जाता है, रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता है। हम लोग इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखें, अगर यहाँ पे वाटर है और ये एयर है और हम लोग एक रे ऑफ लाइट को इस तरीके से भेज रहे हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? अगर मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो एयर और वाटर है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो जब ये रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो आप क्या देखोगे कि इसका पाथ में चेंजिंग आ जाएगा। ये रे ऑफ लाइट सीधा स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, इसके पाथ में स्लाइटली बेंडिंग आ जाएगा। ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट के पाथ चेंज कर जाता है। फिजिक्स में इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली द change in path of light when it goes from one medium to another medium। तो अब हम लोग को ये समझना है कि आखिरकार ये पाथ में चेंज क्यों होता है मीडियम चेंज होने से, और क्या अगर मीडियम नहीं चेंज हो, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा हो, तो फिर लाइट का पाथ कैसा होगा। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ पाएंगे। तो बच्चों, अगर कोई लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एक ही होमोजीनियस मीडियम में, यानी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता रहेगा। लाइट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट सेज दैट if a ray of light travels in a homogeneous medium then its path will be straight line। अगर कोई ray of light एक ही मीडियम में, अगर मान लो एयर में ही रे ऑफ लाइट लगातार ट्रैवल किए जा रहा है तो उसका पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। वाटर में ट्रैवल कर रहा है तो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जहां कहीं मीडियम चेंज होगा वहां पे लाइट का पाथ में चेंजिंग आ जाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर यहाँ के बाद मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, एक ही मीडियम, यहाँ के बाद इनफाइनाइट एक्सटेंट तक वाटर ही है, तो ये रे ऑफ लाइट सीधा सीधा जाता रहेगा, है ना। यहाँ पे भी इनफाइनाइट एक्सटेंट से ये रे ऑफ लाइट आ रहा है तो यहाँ पे भी एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन सिर्फ मीडियम चेंज होने की वजह से इसका इसी जगह से, है ना, लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल पाथ से ये स्लाइटली डेविएट कर जाएगा मीडियम चेंज होने के वजह से। फिजिक्स में इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही हम लोग जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑब्जर्व करते हैं, है ना, डायमंड का स्पार्कलिंग, है ना, डायमंड काफी चमकीला ब्राइट दिखाई देता है ना, ठीक है, मिराज का फॉर्मेशन, ये सब कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही पॉसिबल होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग अब ऐसा समझ चुके हैं कि जब कभी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करेगा तो क्या होगा, ठीक है, जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा उस पोजीशन पे उसका पाथ में चेंज आ जाएगा, है ना, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो है ना, व्हाट इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन? आखिरकार रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो बच्चों, ठीक है, जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में चेंज आ जाता है, और स्पीड चेंज होने के वजह से उसके पाथ में भी चेंजेज आता है। ठीक है ना। तो व्हाट इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज द बेसिक काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर आखिरकार उसके स्पीड में क्यों चेंजेज आ जाता है? तो बच्चों, जब कभी रे ऑफ लाइट किसी वैक्यूम के अलावे किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, तो उस मीडियम के एटम्स
है ना, रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर री इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर री इमिट करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और इस प्रोसेस के वजह से लाइट का स्पीड स्लो पड़ जाता है और लाइट के स्पीड चेंज होने के वजह से उसके पाथ में भी चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम ये समझने का कोशिश करें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को देखने को कब मिलेगा, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग तब देखेंगे जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो। तो अगर रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेरर में जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में जा रहा है, एयर और वाटर में वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रेरर मीडियम है, तो अगर रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर की ओर जा रहा है तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। और यही रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेरर की ओर जा रही हो, ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पे अगर हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन से पहले भी लाइट का पाथ स्ट्रेट था, रिफ्रैक्शन के बाद भी लाइट का पाथ स्ट्रेट है। यहां पे मीडियम बदला इसलिए लाइट का पाथ चेंज हो गया, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड कौन कौन से लॉज हैं, है ना, तो हम लोग इस बात को समझे उससे पहले हम लोगों को एक टर्म समझना काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक मेजरमेंट देता है कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो कितना बेंड कर रहा हो, या फिर, है ना, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये रेशियो है किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का। यानी कि आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में आप निकालना चाहते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक आइडिया हमें देता है कि किसी मीडियम में लाइट का स्पीड कितना स्लोअर है। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है और, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इन दिस यूनिवर्स। लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं है अभी तक। ठीक है, तो और लाइट सबसे फास्टेस्ट कहां ट्रैवल करता है, वैक्यूम में ट्रैवल करता है, वैक्यूम में। तो बच्चों, ठीक है, जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है ना। तो और क्या क्या चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होता है, स्पीड और वेवलेंथ, स्पीड और वेवलेंथ ये क्या होता है, बदल जाती है। ठीक है, और क्या नहीं बदलता है, तो वो फ्रीक्वेंसी है। तो जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही हो तो आप क्या समझते हो कि उसका क्या क्या कांस्टेंट रहने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो उसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा। और क्या बदलता है, स्पीड और वेवलेंथ बदलता है। ठीक है, तो स्पीड बदलता है तो क्या रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही हो तो क्या लाइट का स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब कभी रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट का स्पीड उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है ना, किसी भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड स्लो होते जाता है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम है लाइट का स्पीड उतना कम होता जाएगा। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें एयर और वाटर में, तो वाटर ज्यादा डेंसर है तो वाटर में लाइट का स्पीड कम होगा। वाटर और ग्लास में कंपेयर करें तो ग्लास ज्यादा डेंसर मीडियम है तो ग्लास में लाइट का स्पीड वाटर से और कम होगा। अगर हम लोग ग्लास और डायमंड में बात करें तो डायमंड ज्यादा डेंसर है तो डायमंड में लाइट का स्पीड और कम होगा। तो कितना किसी लाइट का स्पीड किस रेशियो में कम हो रहा है, इस बात का मेजरमेंट
हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को ये आइडिया देता है कि किसी भी डेंसर मीडियम में जितना ज्यादा है ना मीडियम डेंसर होता जाएगा, लाइट का स्पीड उस मीडियम में उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और कितना होता है, आप इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि म्यू क्या होता है बच्चों, रेशियो होता है सी और वी का, सी वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और हम लोग यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट का स्पीड ग्लास में हो जाता है, ये डिक्रीज होके 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टर्म कैंसल हो जाने वाला है, तो बचेगा कितना 3/2, इट मींस 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है 1.5। और ये एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकेंड नीचे भी मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका रेशियो एक प्योर नंबर ही बचेगा, है ना। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और ये क्या है, रेशियो है किसका किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव, चूंकि ऊपर जो है वो वैक्यूम है और नीचे क्या है, मीडियम है, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है और मीडियम में कम होता है, तो ऊपर बड़ा क्वांटिटी है, नीचे स्मॉलर क्वांटिटी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर ही होगा। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा और किसी भी मीडियम में, है ना, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वाटर के लिए, ठीक है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यानी कि 1.33 होता है, ठीक है। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 होता है। तो आप इस डेटा से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वाटर में लाइट का स्पीड कितना होगा, डायमंड में लाइट का स्पीड कितना होगा। तो बच्चों आप लोग फॉर्मूला जान चुके हो, म्यू इज इक्वल्स टू होता है C/V, यानी कि V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/म्यू। अगर आप, ठीक है, लाइट का स्पीड वाटर में जानना चाहते हो तो C यानी कि 3 इंटू 10⁸, और म्यू के बदले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 लिख देंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि लाइट का स्पीड वाटर में कितना है। इसी तरीके से डायमंड में आप निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप ग्लास में निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इस बात का आइडिया देता है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मीडियम में लाइट का स्पीड कितना कम होता चला गया, ठीक है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट का स्पीड उतना कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे ही वेलोसिटी लाइट का डिक्रीज होता जाएगा उस मीडियम में, ठीक है। तो बच्चों आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होने के वजह से उसके पाथ में भी चेंज आता है, और लाइट बेंड कर जाता है आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। और फिजिक्स में इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो लाइट का स्पीड चेंज होने के वजह से। तो और क्या क्या चेंज होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ चेंज होता है। और क्या नहीं बदलता है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी वही रहता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जितनी बार लाइट रे ऑसिलेट कर रहा है पर सेकेंड, है ना, वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी। और आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, है ना, मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है मूव करने के लिए, ये बिना मीडियम के भी प्रोपागेट कर सकती है लाइट, ठीक है। तो
लाइट जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कांस्टेंट रहता है, जितना वो वैक्यूम में जितनी बार वो ऑसिलेट कर रहा है उतना ही वो किसी मीडियम में भी ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो क्या बदलता है? स्पीड और वेवलेंथ। क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, ये सब कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों हम लोग ये समझ चुके हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे है ना क्या चेंजेस आ रहा है और क्या चेंजेस नहीं आ रहा है, क्या कांस्टेंट रह जा रहा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं? तो फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lies in same plane। एक ही प्लेन में सभी लाई करेंगे। क्या मीनिंग हुआ इसका? ठीक है, देखो बच्चों, अगर ये मीडियम चेंज हुआ, ये कोई डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ये कोई रेयर मीडियम है, और रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो आप क्या देखोगे? रे ऑफ लाइट इस अपने पाथ को चेंज कर लेगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रे ऑफ लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, रेयर से डेंसर, तो ये क्या होगा? नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। नॉर्मल ये है, तो ये रे ऑफ लाइट को ऐसा जाना चाहिए था। अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा स्ट्रेट निकल जाता। ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से इसका पाथ बेंड कर गया। ठीक है, और रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पे रे ऑफ लाइट किधर बेंड करती है? नॉर्मल की ओर। ठीक है, हम लोग इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और ये जो है ये नॉर्मल है। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल, और ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। इट मींस अगर इंसिडेंट रे बोर्ड के सरफेस पे लाई कर रहा है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रे ऑफ लाइट है ना बोर्ड के सरफेस पे हो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन के बाद बोर्ड से बाहर आ जाए। मतलब ठीक है, प्लेन को नहीं छोड़ सकता। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में, उसी सरफेस पे रिफ्रैक्टेड रे भी होगा, उसी सरफेस पे नॉर्मल भी होगा। और ये बोर्ड कैसा है? एक प्लेन फिगर है, इसी ये एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, तो इसी सरफेस पे अगर इंसिडेंट रे है तो इसी सरफेस पे रिफ्रैक्टेड रे भी होगा, और इसी सरफेस पे नॉर्मल भी होगा, है ना। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे होते हैं, ये कहना है फर्स्ट लॉ का। ठीक है, और इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंड लॉ ये कहता है बच्चों कि अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे अगर ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहां से निकल जाएगा। तो ये μ1 है एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की है, और ये है ना एयर है, ये वाटर है। तो सेकेंड लॉ जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, है ना, स्नेल्स लॉ का क्या कहना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों? है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बने उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो है ना, जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि μ1 इंटू साइन आई, है ना, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस साइन आर, ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो μ2 इंटू साइन आर। ठीक है ना। फिर से रिपीट कर दे अगर इसको, है ना, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and sine component of angle of incidence in one medium is equal to the product of refractive index and sine component of angle of refraction in second medium। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप साइन आर को इधर डिवाइड में ले आओ तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। और ये लॉ हमें ये बता देगा कि रे ऑफ लाइट कितने एंगल से डेविएट कर गया अपने ओरिजिनल पाथ से, है ना। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से, जानने के वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, Snell's law, which states that the product of refractive index and sine component of angle of incidence in one medium is equal to the product of refractive index and sine component of angle of refraction in another medium, है ना। इस लॉ को हम लोग Snell's law के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग बस रिफ्रैक्शन का बस एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, है ना, जिसमें ये समझ पाए कि बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। क्यों होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, तो जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो स्पीड क्यों चेंज होता है, तो जब कभी रे ऑफ लाइट वैक्यूम के अलावे किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या होता है, उस मीडियम के एटम्स, है ना, लाइट के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब और रीइमिट करते हैं, एब्जॉर्ब और रीइमिट करते हैं। इस प्रोसेस में लाइट का स्पीड स्लो डाउन हो जाता है ना। और इसी लाइट के स्पीड के चेंज होने की वजह से उसके पाथ में भी चेंजिंग आता है, और जिसे हम लोग फिजिक्स में, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड के अलावे और क्या बदलता है, तो स्पीड के अलावे उसका वेवलेंथ चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। और क्या नहीं बदलता है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और, ठीक है, उसका टाइम पीरियड नहीं बदलता है। ठीक है, और, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा कि, है ना, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। ठीक है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे साइन आई हो जाएगा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर हो जाएगा। तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, μ2 इंटू साइन आर, जिसे हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। और इसी लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।